नमस्कार साथियों, हमारे जो यूट्यूब चैनल मंगलम आईसीएस पे आपका स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए जो एमपीपीएससी का फर्स्ट पेपर है। तो एमपीपीएससी जितने भी एग्जाम कराता है उसका जो फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस है उसमें कुछ एक्ट रखे गए हैं, अधिनियम, जो कि अभी सिलेबस को 2024 में संशोधित किया गया था। तो उसमें कुछ 4 एक्ट जोड़े गए हैं। तो उसकी हम ये तीसरी क्लास लेके आए हैं। इससे पहले हमने अपने यूट्यूब चैनल पर 2 क्लास अपलोड कर दी हैं एक्ट की, तो आप जाके देखिए। और जिसमें जो 4 अधिनियम हैं उसमें से हम 2 अधिनियम करा चुके हैं। तो देखते हैं कि 4 अधिनियम कौन-कौन से हैं और उनमें से हम कौन-कौन सी क्लास करा चुके हैं और आगे कौन सी क्लास कराने जाएंगे। तो जो 4 अधिनियम दिए हुए हैं सिलेबस में, उसमें से जो पहला अधिनियम था SC/ST एक्ट 1989 का, और दूसरा जो अधिनियम है वो पेशा एक्ट यह 1996 का है। और जो तीसरा जो एक्ट है गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, यह 2004 का है। और चौथा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, यह 1986 का है। तो हम जो अधिनियम की 2 क्लास अपलोड कर चुके हैं, उसमें जो पहली क्लास थी उसमें हम SC/ST एक्ट 1989 को पढ़ा चुके हैं, और जो दूसरी क्लास थी हमारी एक्ट की उसमें हम पेशा एक्ट जो 1996 का है उसको कवर कर चुके हैं। अब जो तीसरी क्लास में लेके आया हूँ उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004। तो आज हम तीसरी क्लास में गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम को पढ़ लेंगे, और बाकी जो हमारी चौथी क्लास रहेगी एक्ट की उसमें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पढ़ेंगे। और इस तरीके से एक्ट की टोटल थ्योरी की जो 4 क्लास रहेंगी उसमें पूरे एक्ट कवर हो जाएंगे। और आगे एक क्लास में और लेके आऊँगा MCQ वाली, जिसमें SC/ST एक्ट, पेशा एक्ट, गौवंश प्रतिषेध अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इन सभी के MCQ लाऊंगा। उसमें कम से कम 150 से 200 MCQ जो संभावित पेपर की दृष्टि से संभावित और आ सकते हैं, ऐसे MCQ में चिन्हित करके उस एक मैराथन क्लास बना दूंगा। तो उसको आप अधिनियम पढ़ने के बाद, जो थ्योरी की क्लास पढ़ने के बाद, आप वो MCQ वाली क्लास देख के जाइए एग्ज़ाम देने से पहले, तो आपको निश्चिंत ही उसमें लाभ मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तीसरी क्लास है, उसमें पढ़ने जा रहे हैं गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004। तो साथियों, जो गौवंश प्रतिषेध अधिनियम 2004 है उसको मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो गोवंश, जिसके अंतर्गत कई सारे पशु आते हैं जैसे सांड, बैल, बछड़ा, तो उनको, उनके वध को रोकने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक अधिनियम लाया गया था 2004 में, जिसको नाम दिया था गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004। साथियों, अब जो गौवंश प्रतिषेध अधिनियम है वो विधानसभा में जब पारित हुआ, और विधानसभा में पारित तभी माना जाता है जब विधानसभा में पारित होने के बाद राज्यपाल की स्वीकृति या हस्ताक्षर हो जाते हैं। तो जो विधानसभा में जो पारित हुआ वो 26 मार्च 2004 को हुआ। कब हुआ? 26 मार्च 2004 में। अब जो राज्यपाल की स्वीकृति या हस्ताक्षर होने के बाद में फिर इसको मध्य प्रदेश सरकार ने अपने जो गजट होता है उसमें प्रकाशित किया, या इसको बोल सकते हैं कि अधिनियमित किया, या ये भी बोल सकते हैं कि लागू किया। तो जब गजट में प्रकाशित होता है, अधिनियमित होता है, उसी दिन से लागू माना जाता है। तो उसकी जो तारीख थी 29 मार्च 2004। तो ये 26 मार्च जिस दिन हस्ताक्षर हुए राज्यपाल के, उसके 3 दिन बाद 29 मार्च को इसको गजट में प्रकाशित किया, और उसी दिन से ये लागू हो गया था। तो जो गौवंश प्रतिषेध अधिनियम है उसके अंतर्गत कुल 18 धाराएं देखने को मिलेंगी, जिनके बारे में हम डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे। और इसका जो उद्देश्य है गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम का, जनहित, सांप्रदायिक सद्भाव और शांति बनाए रखने के
रखने हेतु गोवंशी वध का प्रतिषेध एवं संबंधित विषयों का उपबंध। ठीक है, तो जो गोवंश का जो वध है उसको रोकने के लिए उससे संबंधित विषयों का जो उपबंध किया गया है इस अधिनियम के तहत। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसकी जो 18 धाराएं हैं उनके बारे में अभी उनके जो ऊपर से नाम जान लेते हैं, किस धारा में क्या रहने वाला है उसका फिर हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो जो पहली धारा है उसमें जो प्रावधान है वो इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ है। जो दूसरी जो धारा है उसमें परिभाषाएं हैं। जो धारा 3 है उसमें जो पशु चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति के बारे में प्रावधान है। धारा जो 4 है उसमें गोवंश वध का प्रतिषेध है, मतलब जो गोवंश का जो वध का जो प्रतिषेध दिया का प्रावधान दिया गया है वो धारा 4 में दिया गया है। और धारा जो 5 का जो संबंध है या जो प्रावधान है गोवंश जो गौमांस रखने का प्रतिषेध करती है, तो गौमांस रखने का प्रतिषेध धारा 5। और जो धारा 6 है उसमें वध के लिए गोवंश के परिवहन का प्रतिबंध है। जो गोवंश है उसका जो वध करने के लिए वाहनों का यूज होता है तो या परिवहन का जो यूज होता है उसका प्रतिषेध धारा 6 में है। जो धारा 7 है उसमें संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण के प्रावधान है। और जो धारा 8 है उसमें प्रभारों का उद्ग्रहण है। और धारा 9 शास्ति से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। धारा जो 10 है उसमें अपराधों का संज्ञेय एवं अजमानती होना। जो अपराध होंगे वो कैसे होंगे, संज्ञेय अजमानती होंगे। इनका जो प्रावधान है वो धारा 10 में है। धारा 11 में जो प्रावधान है प्रवेश तथा निरीक्षण की शक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है धारा 11 में। धारा 12 पुनर्वास से संबंधित है। और धारा जो 13 है उसमें सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण का प्रावधान है। और धारा 14 अधिनियम के अंतर्गत कार्य करने वाले अधिकारी लोक सेवक समझे जाएंगे। तो कौन लोक सेवक समझे जाएंगे उसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 14 में है। और जो धारा 15 है उसमें अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव कि जो अधिनियम है वो किन किन परिस्थितियों में लागू रहेगा, तो उसके बारे में जो प्रभाव है अधिनियम का वो धारा 15 में उसका प्रावधान है। और धारा 16 है कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। और धारा 17 में जो प्रावधान है अधिनियम को नियम बनाने की शक्ति के बारे में प्रावधान है। धारा 18 में निरसन एवं उल्टा। तो ये धारा 18 हो गई हैं जिनमें 1 से लेकर 18 तक मैंने आपको उनके जो नाम है कैसे संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं सॉरी, तो उनके बारे में हमने जान लिया है। अब इनका हम डिटेल्स में जानेंगे। जो 18 धारा हैं उनके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे। तो देखते हैं कि जो धारा 1 है उसमें संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ। धारा 1 में क्या क्या दिया है, संक्षिप्त नाम इस अधिनियम का, इसका विस्तार और इसका जो प्रारंभ कब से हुआ। तो संक्षिप्त नाम में हम देखेंगे कि इस अधिनियम का जो संक्षिप्त नाम है मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 है। ठीक है, और इसका जो विस्तार है संपूर्ण मध्य प्रदेश राज्य पे है। तो ठीक है, नाम विस्तार हो गया। अब प्रारंभ, इसका जो प्रारंभ है जो राजपत्र में प्रकाशित की तिथि है 29 मार्च 2004 को यह प्रारंभ हुआ, लागू हुआ या अधिनियमित हुआ। ठीक है, अब चलते हैं धारा 2 की तरफ। धारा 2 में इससे संबंधित सभी परिभाषाएं दी हैं। अब जैसे गौमांस के बारे में बताया है कि गौमांस क्या है, तो वह मांस जिसका वध इस अधिनियम के द्वारा निषिद्ध है। तो इस अधिनियम के द्वारा किसका वध निषिद्ध है, तो जो गोवंश हैं जिसमें गाय, बैल और गाय का बछड़ा आदि आते हैं, और यदि उनका जो मांस है उस पर निषेध किया गया है तो गौमांस के अंतर्गत वो आएगा। गोवंश के अंतर्गत देखिए गाय, सांड, बैल और गाय के बछड़े को रखा गया है। ठीक है, तो सक्षम प्राधिकारी से आशय है
राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना से नियुक्त कोई अधिकारी, ये राज्य सरकार है वो कोई अधिसूचना जारी करके किसी भी अधिकारी को नियुक्त कर सकती है, वही सक्षम अधिकारी समझा जाएगा। संस्था, संस्था से आशय है पंजीकृत संस्था जो गोवंश का भरण पोषण, प्रजनन, संरक्षण एवं देखभाल करती है। कोई ऐसी संस्था जो पूर्व में रजिस्टर हो, जो गोवंश का भरण पोषण और प्रजनन, संरक्षण एवं देखभाल करे, उसको संस्था माना जाएगा। और वध से आशय है किसी भी विधि से हत्या, अंगहीन करना या चोट पहुंचाना जिससे मृत्यु हो जाए। अब वध में जैसे कि किसी गोवंश की हत्या करना या उसके किसी को अंगहीन करना या उसको ऐसी चोट पहुंचाना जिससे उसकी मृत्यु हो जाए, तो वो वध की कैटेगरी में आएगा। पशु चिकित्सा अधिकारी से आशय है कि जो धारा 3 के अंतर्गत नियुक्त पशु चिकित्सा अधिकारी, तो धारा 3 में पशु चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति की गई है, उसी के संदर्भ में पशु चिकित्सा अधिकारी से आशय बताया गया है। यान, यान मतलब जो वाहन होता है उसके बारे में बताया है कि भूमि, जल और वायु मार्ग से उपयोग में लाए जाने वाले यांत्रिक या हस्तचलित वाहन, मतलब जो वाहन इसके अंतर्गत यूज किए जाएंगे, चाहे वो यांत्रिक हो या हस्तचलित हो, तो उन वाहन के रूप में परिभाषित किया है। जो धारा 3 है और उसके बारे में जान लेते हैं। पशु चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति, तो दोस्तों आयुक्त से संचालक या पशु चिकित्सा सेवाएं आदेश के द्वारा या स्थानीय क्षेत्र हेतु पशु चिकित्सा अधिकारी नियुक्त कर सकता है। तो इसमें बोल रहे हैं कि जो आदेश है या मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा डायरेक्ट हो या सामान्य आदेश हो, उसके द्वारा स्थानीय क्षेत्र में पशु चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है। तो धारा 3 है पशु चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति से संबंधित है। अब जो धारा 4 है उसके बारे में देखते हैं। गोवंश के वध का प्रतिषेध, तो ठीक है, कोई भी व्यक्ति गोवंश का वध करवाना ना, कोई भी व्यक्ति गोवंश का वध नहीं करेगा धारा 4 के तहत, स्वयं कोई वध नहीं करेगा, ना वध करवाएगा, ना वध के लिए किसी को देगा, ना दिलवाएगा। तो जो धारा 4 है उसमें सीधा बोला है कि यदि कोई गोवंश का वध करता है या करवाता है या किसी को देता है या दिलवाता है तो वो अपराध समझा जाएगा। और जो धारा 5 है उसमें गौमांस रखने पर प्रतिषेध है। तो जो गोवंशी जो मांस है उसको रखने का जो प्रतिषेध है और उसको अवैध घोषित किया गया है, तो वो धारा 5 के तहत कि कोई भी गोवंश का जो मांस अपने कब्जे में नहीं रख सकेगा, तो धारा 5 में गो मांस रखने पर प्रतिषेध करती है। और जो धारा 6 है वध हेतु गोवंश का परिवहन पर प्रतिषेध। अब जो धारा 6 है उसमें बताया गया है कि जो गोवंशी जो वध है उसमें कोई भी वाहन या परिवहन का यूज किया जाता है तो उसका प्रतिषेध धारा 6 में किया गया है। वह यदि ऐसा कोई करता है तो वो अपराध की श्रेणी में आएगा। तो चलिए धारा 7 की तरफ चलते हैं। धारा 7 में संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण, तो राज्य सरकार गोवंश कल्याण हेतु कार्यरत संस्थाओं को सुदृढ़ करने में कदम उठाएगी। तो जो भी जो संस्थाएं हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जो गोवंशी पशुओं के लिए जैसे गौशाला है और उनका भरण पोषण या संरक्षण या प्रजनन आदि कार्यों में कार्यरत हैं, तो उनके जो कल्याण के लिए और जो सरकार है वो कुछ उनको फंडिंग या कुछ कदम उठाएगी जो उनका जो कल्याण हो सके। धारा 8 है उसमें परिवारों का उद्ग्रहण, इसमें दिया गया संस्थाएं अशक्त, बूढ़े और रोगी गोवंश की देखभाल हेतु स्वामियों से प्रभार वसूल करेंगी। तो जो संस्थाएं हैं वो जितने भी बूढ़े या रोगी गोवंश हैं उनकी देखभाल करने के लिए उनके जो स्वामी हैं उनसे प्रभार वसूल करेंगी। तो प्रभारों का उद्ग्रहण धारा 8 में। और जो धारा 9 है वो पनिशमेंट से संबंधित है, इसको शासित बोलते हैं। तो धारा 4, 5, 6 का उल्लंघन करने पर
यदि कोई धारा 4 और 5, 6 का उल्लंघन करता है तो उसको अधिकतम 3 वर्ष का कारावास। इस अधिनियम के तहत यदि कोई धारा 4, 5 और 6 का उल्लंघन करता है तो उसको अधिकतम 3 वर्ष का कारावास और जो 10,000 रुपये तक का जुर्माना, दोनों ही हो सकते हैं। तो धारा 9 जो पनिशमेंट से संबंधित है उसमें दिया गया है कि अधिकतम 3 वर्ष का कारावास, इस अधिनियम के तहत उल्लंघन करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना, दोनों ही हो सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। धारा 10, जो धारा 10 है उसमें अपराधों का संज्ञेय और अजमानती होना। इस अधिनियम के अंतर्गत जो अपराध माने जाएंगे वो संज्ञेय और अजमानती होंगे। इनमें जमानत नहीं दी जाएगी। यदि किसी ने अपराध किया है तो उसको संज्ञेय समझा जाएगा और उसको अधिकतम 3 साल की सज़ा और 10,000 रुपये का जुर्माना, 10,000 रुपये का जुर्माना, दोनों ही हो सकते हैं। धारा 11 है उसमें प्रवेश एवं निरीक्षण की शक्ति। तो साथियों की धारा 11 के अंतर्गत जो प्रवेश एवं निरीक्षण की जो शक्ति का जो प्रावधान किया गया है उसमें सक्षम प्राधिकारी या पशु चिकित्सा जो प्राधिकारी परिसर का निरीक्षण कर सकेंगे। तो इसमें बोल रहा है कि जो सरकार के द्वारा कोई अधिकारी नियुक्त किया है या पशु चिकित्सा अधिकारी जो नियुक्त किया है वो परिसर का निरीक्षण कर सकेंगे। संदेह होने पर यान की तलाश या रोकने का भी अधिकार है उनको। यदि उनको लगता है कि किसी वाहन में गोवंश से संबंधित पशु हैं उनको वध के लिए ले जाया जा रहा है तो उनको वो रोक के चेक भी कर सकते हैं। तलाशी व अधिग्रहण हेतु दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा लागू होगी। तो यदि तलाशी में यदि इस प्रकार का पाया जाता है कि कोई वध के लिए गोवंश से संबंधित पशुओं को ले जा रहा है तो उसकी जो दंड की जो प्रक्रिया रहेगी वो 1973 की जो दंड प्रक्रिया संहिता है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। जो धारा 12 है उसमें पुनर्वास से संबंधित प्रावधान दिए हैं। अधिनियम के प्रवर्तन से प्रभावित व्यक्तियों के आर्थिक पुनर्वास हेतु राज्य सरकार नियम बना सकेगी। जो अधिनियम है गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, यदि उससे कोई व्यक्ति प्रभावित होता है तो उसको सरकार के द्वारा आर्थिक पुनर्वास दिया जाएगा। तो उसके लिए भी सरकार नियम बनाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। धारा 13 में देखते हैं सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण। पूरा नहीं लिखा है, इसको मैं कर देता हूँ। सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण धारा 13 में। तो अधिनियम के अंतर्गत सद्भाव पूर्वक किए गए कार्यों के लिए किसी व्यक्ति पर वाद या अभियोजन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। तो धारा 14 में अधिकारी लोक सेवक माने जाएंगे। तो इसमें कौन लोक सेवक माने जाएंगे उसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 14 में। तो अधिनियम के अंतर्गत कार्य करने वाले जो सभी अधिकारी हैं वो आईपीसी की जो धारा 1860 है उसकी जो धारा 21 के अंतर्गत लोक सेवक माने जाएंगे। तो जो आईपीसी 1860 की जो धारा 21 के अंतर्गत जो लोक सेवक माने जाएंगे वही इस अधिनियम के अंतर्गत कार्य करने वाले अधिकारी लोक सेवक समझे जाएंगे। तो धारा 15 में अध्यारोही प्रभाव, जो इस अधिनियम यह अधिनियम कौन कौन सी परिस्थितियों में कहाँ लागू रहेगा तो उसके बारे में दिया है। अधिनियम के जो उपबंध हैं अन्य किसी विधि से असंगत होने पर भी प्रभावी रहेंगे। यदि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कोई नया अधिनियम लाया जाता है या कोई पुराना अधिनियम है जिससे गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम असंगत होता है या मैच नहीं करता है, ओवरलैप करता है कोई विधि को लेके, तो यह जो अधिनियम है गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम उसके जो प्रावधान है वो प्रभावी रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। धारा 16 में दिया है कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। तो जो राज्य सरकार आवश्यक उपबंध एवं निर्देश जारी कर कठिनाइयों को दूर करेगी। तो इस अधिनियम के तहत जो भी कठिनाइयाँ राज्य सरकार को आएंगी तो वो अपने जो आदेश या निर्देश के द्वारा उन कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति रखती है। धारा 17 है नियम बनाने की शक्ति। अधिनियम को कार्यान्वित करने हेतु राज्य सरकार नियम बना सकेगी
और नियम विधानसभा में पटल पर रखे जाएंगे। तो ये जो अधिनियम है गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, उसको कार्यान्वयन करने के लिए यदि कुछ और नए कानून बनाने पड़े तो वो राज्य सरकार नियम बनाएगी, कानून बनाएगी और उसको विधानसभा के पटल पर रखेगी। धारा 18 है निरसन एवं उल्टा, पता नहीं ये ठीक लिखा है कि, चलो देखते हैं। मध्य प्रदेश पशु वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 निरस्त, लेकिन निरसन से पूर्व की गई कार्रवाई, अपराध, दंड, जब्ती, विधिक कार्रवाई अप्रभावित रहेंगी। तो निरसन से संबंधित जो प्रावधान है वो धारा 18 के अंतर्गत दिए गए हैं। और चलते हैं इसके कुछ MCQ लगा लेते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आवश्यक हैं उनको 10 से 15 प्रश्न है, उनको आपका रिवीजन हो जाएगा और आपको सभी फैक्ट याद रह जाएंगे। उसके लिए मैं इसमें कुछ MCQ डाल दिए हैं। तो देखते हैं, गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम कब लागू हुआ? तो जो गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम है वो 2004 में लागू हुआ, 2004 में। इस अधिनियम का विस्तार कहाँ तक है? तो दोस्तों ये अधिनियम मध्य प्रदेश सरकार का है, तो ये केवल संपूर्ण मध्य प्रदेश पे ही है। तो इसका जो विस्तार है वो कहाँ है? संपूर्ण मध्य प्रदेश पे। अधिनियम की धारा 2 ख के अनुसार गोवंश में क्या क्या शामिल है? अभी देख लिया कि गोवंश के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो गोवंश के अंतर्गत गाय, सांड, बैल और उसका जो बछड़ा है वो सभी आते हैं। गाय, सांड, बैल और गाय का बछड़ा। तो प्रश्न 4 में दिया है कि गौमांस से अभिप्राय है। तो गौमांस के अंतर्गत कौन सा है? तो उसमें जो गौमांस जिसका वध अधिनियम के तहत प्रतिबंधित है, अधिनियम के तहत जो गोवंश हैं उनका जो मांस प्रतिषेध है, तो इसका जो विकल्प है सी सही होगा। एक मिनट, हाँ, अधिनियम की धारा 4 क्या निषेध करती है? तो जो गोवंश का जो वध है वो उसका जो निषेध किया गया है वो धारा 4 में किया गया है। अधिनियम की जो धारा 5 है किस पर प्रतिबंध लगाती है? तो जो अधिनियम की धारा 5 है वो गौमांस रखने पर प्रतिषेध लगाती है। इसका विकल्प सी सही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। धारा 6 के अनुसार किसी गोवंश का वध कराने के लिए परिवहन करना क्या है? तो परिवहन करना किसी गोवंश का जो वध करने के लिए किसी वाहन का परिवहन करना, तो वो अपराध की श्रेणी में आएगा। धारा 9 के अनुसार अधिनियम का उल्लंघन करने का अधिकतम दंड क्या है? तो मैंने अभी आपको बताया था कि यदि धारा 9 के तहत यदि उल्लंघन किया जाता है, जिसमें धारा 4, 5, 6 का यदि उल्लंघन किया जाता है तो 3 वर्ष का कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना दोनों ही होंगे। इस अधिनियम के अपराध किस प्रकार के हैं? तो अभी हमने देखा कि जो इस अधिनियम के जो अपराध हैं वो धारा 10 में दिया था कि संज्ञेय और अजमानती है। धारा 10 में दिया है कैसे हैं? संज्ञेय अजमानती। तो चलिए प्रश्न 10, इस अधिनियम के अधीन कार्य करने वाले अधिकारी किसके अंतर्गत आते हैं? तो जो अधिकारी जो इस अधिनियम के अंतर्गत जो कार्य करते हैं उनको लोक सेवक समझा जाता है। वो IPC की धारा 21 के अनुसार। इस अधिनियम के अंतर्गत पुनर्वास का प्रावधान किस धारा में? तो जो धारा 12 है वो पुनर्वास से संबंधित है। इस अधिनियम के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? तो इस अधिनियम के अंतर्गत जो नियम बनाने की शक्ति है वो राज्य सरकार के पास है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2-3 प्रश्न और उनको भी देख लेते हैं जल्दी से। किसी परिसर में अपराध की संभावना होने पर प्रवेश या निरीक्षण की शक्ति किसके पास है? तो जो सरकार के द्वारा अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं इनको सक्षम अधिकारी या पशु चिकित्सा अधिकारी बोलते हैं, उनको इस प्रकार की शक्ति दी गई है। इस अधिनियम की धारा 15 का क्या स्पष्ट करती है? तो जो धारा 15 है उसमें अध्यारोही प्रभाव दिए गए हैं। तो अधिनियम का जो अध्यारोही प्रभाव है वो धारा 15 में दिया गया है। मध्य प्रदेश पशु वध प्रतिषेध अधिनियम 4 को किस धारा द्वारा निरस्त किया गया है? तो इसमें जो निरसन के जो प्रभाव हैं वो धारा 18 में दिए गए हैं। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती है। इसमें हमने पूरा गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 पढ़ लिया है, उसके कुछ क्वेश्चन भी लगा लिए। अगली जो क्लास रहेगी उसमें हम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम
1986 को लेके आएंगे। उसके बाद हम एक और क्लास लेके आएंगे, तो टोटल हमारी 5 क्लास हो जाएंगी, जिसमें 4 थ्योरी वाली और एक MCQ वाली क्लास रहेगी। तो आप इन क्लासों को अच्छे से एक बार देख लेते हैं, तो मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि आपको कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके सारे क्वेश्चन एग्जाम में यहीं से बन जाएंगे। तो चलिए, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।